के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान आप सबके लोकप्रिय और सक्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, आदरणीय डॉक्टर पंजाब सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र दुधोलिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दागी जी, इस अवसर पर उपस्थित मंच पर हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज आप सबके लिए भी सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए भी ये सौभाग्य का विषय है। आमतौर पर लोकतंत्र में जिसे शिलान्यास करने का अवसर मिलता है, उसके कार्यकाल में काम पूरा हो जाए, यह मुश्किल से ही हो पाता है। लेकिन आज आपके दतिया जिले में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत पशु चिकित्सा अस्पताल और पशु विज्ञान महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, तीनों संरचनाएं मूर्त रूप ले रही हैं और आज लोकार्पण का अवसर है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये कॉलेज यहाँ बने, ये अस्पताल यहाँ बने, इसके लिए लगातार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी प्रयत्नशील रहे, संध्या जी प्रयत्नशील रही और हमारे DGICR कुलपति महोदय, कुलाधिपति महोदय, इन सब की चिंता थी कि हम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। मैं इन सबको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। हम सब दतिया जिला और बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। एक समय ऐसा था जब बुंदेलखंड खेती के लिए नहीं, सिर्फ पलायन के लिए जाना जाता था। जब गर्मियां आती थी तो बुंदेलखंड का व्यक्ति अपने घर से काम धंधे के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में चला जाता था। अखबारों में बड़ा बड़ा समाचार छपता था, बुंदेलखंड से 5000 लोगों का पलायन। विधानसभा में भी विषय उठते थे, लोकसभा में भी विषय उठते थे। लेकिन आज आप सब भी इस बात के साक्षी हैं और मुझे भी इस बात का गौरव है
क्योंकि मैं ग्वालियर का हूं, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का, दोनों के केंद्र में रहता हूं और दोनों तरफ के बुंदेलखंड में नाते रिश्तेदारी के कारण रोजमर्रा जाना आना होता ही रहता है। लेकिन इन वर्षों में हमारे कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है, जो नई नई बीजों की जलवायु के हिसाब से किस्में ईजाद की है, उनका परिणाम है कि आज बुंदेलखंड खेती के क्षेत्र में जाना भी जाता है और आज माना भी जाता है। चाहे फसल का मामला हो, चाहे दलहन का मामला हो, चाहे सब्जियों की खेती का मामला हो और चाहे जैविक और प्राकृतिक खेती का मामला हो, हर दिशा में बुंदेलखंड आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। आप सबने अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों नेता भी लगातार गांव, गरीब और किसान की प्रगति हो, इसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं और लालायित भी रहते हैं। और उनके आह्वान पर हमारे कृषि वैज्ञानिक हर चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज अगर हमारा देश खाद्यान्न की दृष्टि से अपनी आवश्यकता से अधिक पैदा करने में सफल हुआ है, तो इसमें किसानों का पसीना तो बहा ही है, लेकिन आईसीआर के साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जब जरूरत पानी की होती है तब पानी बरसता नहीं, और जब जरूरत नहीं है तो पानी बरसने लगता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खेती पर पड़ने वाला है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज दुनिया में 60 वाला देश बन गया है, दुनिया को मदद करने वाला देश बन गया है। जब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो किसानों पर और वैज्ञानिकों पर सिर्फ अपने देश के लोगों का पेट भरने की जिम्मेवारी अकेली नहीं है। आज आधी दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि अगर कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो रोटी खिलाने में मदद भारतवर्ष करेगा। इस अपेक्षा को भी पूरा करने का भार और चुनौती आज भारतवर्ष के किसान और साइंटिस्टों के ऊपर है। हम सब ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। कृषि के मायने अकेली फसल नहीं है। यहां बैठे हुए लोग भी भली प्रकार से जानते हैं, कृषि का काम समग्र कृषि में वास करता है। पुराने जमाने में भी खेती बेशक कम होती थी तो व्यक्ति ज्वार भी करता था, बाजरा भी करता था, गेहूं भी करता था, दलहन और तिलहन भी करता था, 2-4 भैंस, बकरी, गाय पालता था
बैलों से खेती करता था और अगर पानी का साधन हो तो मछली पालन भी करता था। लेकिन धीरे धीरे साधन बढ़ गए तो उसके कारण हम फसलों पर आ गए, तो फसलों का उत्पादन तो बढ़ा, हमारी ताकत भी बढ़ी, लेकिन पशुपालन और मत्स्य पालन पर जितना ध्यान होना चाहिए हमारे इस क्षेत्र में थोड़ा कम दिखाई देता है। और इसलिए केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देना है। आज सबसे ज्यादा पैसा सरकार का फसल के ऊपर खर्च होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आमदनी किसान को होती है तो फसल से नहीं होती, पशुपालन और मछली पालन से होती है। और जब दतिया में वेटरनरी कॉलेज बन रहा है, जब दतिया में इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, दतिया में मछली पालन के लिए कॉलेज बन रहा है, तो मैं समझता हूं इसका बहुत फायदा इस क्षेत्र को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कृषि के साथ साथ इन धंधों को भी प्राथमिकता दें। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की आज जरूरत है। एक समय था जब लोग कहते थे खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन आज कहावत बदल गई है। आज खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। तो खेती का ज्ञान जरूरी है, खेती के साथ तकनीक जरूरी है, खेती के साथ उपकरण जरूरी है, तभी खेती फायदे में आएगी और अपने परिवार की जो भविष्य की पीढ़ी है वह भी खेती में रुकेगी, तो खेती का काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आज जब हम दतिया के इस प्रांगण में बैठे तो मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को आप सब लोगों ने विधायक के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी एक मंत्री के रूप में सौंपी, और एक मंत्री के कारण, एक जवाबदार कार्यकर्ता के कारण जो उनको अधिकार मिला, उस अधिकार का उपयोग करके नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया की तस्वीर बदलने का भी काम किया और दतिया की तकदीर बदलने का भी काम किया। हम सब साक्षी हैं इस बात के। 2003-04 से पहले दतिया कैसा था और आज दतिया और ग्वालियर की सुविधाओं में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। पहले आदमी बीमार हो जाता था तो ग्वालियर ले जाना पड़ता था। अब मेडिकल कॉलेज चालू होने के बाद ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं है। पहले जहाज पकड़ना है तो ग्वालियर जाना पड़ता था, अब जहाज के लिए ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संरचनाएं जो आज बनी है, चाहे पशुओं का अस्पताल हो, चाहे मछली पालन और पशु विज्ञान के लिए कॉलेज हो, ये कॉलेज सिर्फ दतिया का ही भला नहीं करेंगे, पूरे देश के चौपों का भला करेंगे, पूरे देश के कृषकों का भला करेंगे। और इसमें से जो रोजगार की उपलब्धि होगी वह निश्चित रूप से दतिया की आय में भी वृद्धि करेगी और देश में भी मददगार सिद्ध होगी। आज नरोत्तम मिश्रा जी यहां कह रहे थे कि रोग आ जाता है फसल में
अगर ड्रोन हमको मिल जाए तो हम रोग को खत्म कर सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एग्री स्टैक पर भी काम कर रही है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी काम कर रही है और हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक लगातार इस बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं भी रोग लगे और अगर उसकी सूचना उन्हें मिले तो उसका निराकरण करने का प्रयत्न समय समय पर करते हैं। लेकिन ड्रोन पॉलिसी आ गई है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो, इसकी भी स्वीकृतियां हो गई हैं और ड्रोन खरीदने के लिए भारत सरकार में मेरे विभाग के अंतर्गत सब्सिडी की योजना भी है। स्व सहायता समूह हो, एफपीओ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, व्यक्तियों के समूह हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, इन सबको हम सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। आप अप्लाई करिए। एक नहीं 10 ड्रोन चाहिए तो 10 ड्रोन देने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपने कहा तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से प्रपोजल जाए तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, मैं बात करूंगा और वो प्रोड्यूसर कंपनी भी बने, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर इन बड़ी बड़ी सौगातें जो केंद्र सरकार की ओर से नरोत्तम मिश्रा जी, संध्या जी के सौजन्य से आप सब लोगों को प्राप्त हुई हैं, आप इनका सदुपयोग कीजिए। हमारे वीसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें जो रोजगार दतिया के लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी से मिल सकता है वो रोजगार भी देने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप सब लोग इन संरचनाओं का फायदा उठाइए, दतिया को भी आगे बढ़ाइए, मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाइए और 2047 में भारत विश्व गुरु बने, इसमें भी अपना योगदान करिए। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और नरोत्तम मिश्रा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।